वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसके 3 पार्ट बन रहे हैं। ये पार्ट 3 है इसका। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके हैं। आप लोग हैं ये डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। और अब यहाँ से आते हैं, कॉटन मिल्स वाला भी हो गया था। ये देखते हैं हम द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। तो टीपू सुल्तान की जो सोर्ड है यानी कि उनकी जो तलवार है और वुड्स स्टील क्या होती है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील और आयरन मेटलर्जी जो है बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल 1799। तो इंडियन स्टील और आयरन मेटलर्जी का प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स बनाई जाती हैं। हमें ज़मीन में से जो मेटल निकलती है ना, वो रॉ कच्ची मेटल होती है, मतलब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़। उसमें काफ़ी बदलाव लाने पड़ते हैं ताकि उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। तो टीपू सुल्तान की तलवार की फेमस स्टोरी है, वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो जो कि मैसूर के राजा थे 1799 तक। तो इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी अंग्रेज़ों से, और जो है इनकी डेथ हो गई थी। इनके हाथ में इनकी तलवार थी, मतलब डेथ जब हुई थी ना उस समय टीपू सुल्तान के हाथ में उनकी तलवार थी। टीपू की जो लेजेंडरी सॉर्ड है, मतलब बहुत ही फेमस, और जो सॉर्ड्स है ना उन नाउ पार्ट ऑफ अवेलेबल कलेक्शन इन द म्यूजियम इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के म्यूजियम में इनकी सॉर्ड्स को ले जाके रख दिया। बट आपको पता है कि ये जो तलवारें हैं ये इतनी स्पेशल क्यों हैं? इनकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा शार्प एजेस हैं, और काफ़ी अच्छे से इनको बनाया गया है ताकि जो सामने वाला बंदा है उसके आर्मर, जो मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने पहना हुआ होता है, उसको भी क्रॉस करते हुए ये निकल जाती है। और क्वालिटी जो है स्वॉर्ड की, वो एक स्पेशल टाइप की कार्बन की स्टील होती है, स्पेशल कार्बन स्टील होती है जिसको वुड्स कहते हैं, उससे बनाई जाती है, जो कि साउथ इंडिया में हमें इस तरीके की तलवारें देखने को मिल जाती हैं। वुड स्टील जो है when made into swords produced a very sharp edge with a flowering water pattern। तो इसमें मतलब ऐसे करके वाटर पैटर्न, लहराता हुआ सा वाटर पैटर्न सा होता है, और उससे मतलब बहुत ही शार्प इनके कोने होते हैं ताकि सामने वाला चित्त हो जाए, मर ही जाए। तो ये पैटर्न जो है वो कैसे आता है? फ्रॉम वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। तो जो आयरन है उसमें काफ़ी छोटे छोटे से कार्बन के जो क्रिस्टल्स हैं ये डाले जाते हैं, और उससे ही वो पैटर्न पूरा बन करके आता है। फ्रांसिस बुचनन जिसने टूर किया था मैसूर को 1800 में, 1 साल जब टीपू सुल्तान की डेथ को हो गया था उसके बाद तो उन्होंने कि वुड स्टील किस तरीके से बनाई जाती है हज़ारों सालों से उसको मतलब लिखा है। प्रोड्यूस्ड इन मैनी हंड्रेड ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस इन मैसूर। तो मैसूर में जो है कम से कम कई 100 फर्नेसेस। देखिए फर्नेसेस जो होती है भट्टियाँ, मतलब आग जला करके मेटल को, आयरन को पिघलाया जाता है, वो भट्टी होती है। तो काफ़ी सारी भट्टियों में वुड स्टील बनाई जाती थी। इन फर्नेस में आयरन को मिक्स किया जाता था चारकोल के साथ, और फिर उसके बाद उसको क्ले पॉट्स में रखा जाता था। मतलब आयरन को मेल्ट कर दिया, पिघला हुआ आयरन है उसके ऊपर चारकोल डाल दिया और उसको मिट्टी के घड़ों में रख दिया, और फिर इंट्रिकेट बिल्कुल सही तरीके से टेम्परेचर को कंट्रोल करके स्मेल्टर्स जो है वो स्टील बनाते थे। और फॉर सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि वेस्ट में, सेंट्रल एशिया, बहुत सारी जगह इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। मीट लोगों ने जो उक्कू, कन्नड़ का शब्द है उक्कू, और उक्कू को इन्होंने वुड्स बोल दिया अंग्रेजों ने। इंडियन वुड स्टील जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसने फैसिनेट किया यूरोप के साइंटिस्ट को। माइकल फेराडे जो कि काफ़ी लेजेंडरी, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कवर किया था। उन्होंने 4 साल बिताए स्टडी करने को इंडियन वुड्स, जो स्टील जिससे टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया माइकल फेराडे ने। वुड स्टील जो है मेकिंग प्रोसेस वॉज वाइडली नोन इन साउथ इंडिया, वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट बाय मिड 19th सेंचुरी। तो जो पहले सबको पता था, पर 19th सेंचुरी आते आते सब इसको भूल गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सॉर्ड और आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म होने लगी इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश इम्पोर्ट्स जो आयरन स्टील बाहर से आती थी, ब्रिटेन से आती थी, और उसको जो इंडिया की आयरन स्टील थी और उसका जो भी काम होता था पूरा उसने ख़त्म कर दिया। मतलब ब्रिटेन से इतना लोहा, इतनी स्टील आ जाती थी कि इंडिया में बिल्कुल कच्चा माल ही वहाँ पे भेजा जाने लगा, और वहाँ से आ जाता तो हम उसे खरीदते थे। बेलोस क्या होते हैं? एक डिवाइस होती है जिसको दैट कैन पंप एयर, मतलब हवा भरने के लिए इस्तेमाल होती है।
एबंडेंट फर्नेसेस मतलब भट्टियों को इस तरह ऐसे ही छोड़ दिया गया। अबेंडन करने का मतलब होता है ऐसे ही बिना किसी केयर के ऐसे ही छोड़ देना। तो वुड स्टील का जो प्रोडक्शन था, जिसको हाईली स्पेशलाइज टेक्निक होती थी आयरन को साफ करने की, रिफाइन करने की, मगर आयरन स्मेल्टिंग जो थी इंडिया में वो काफ़ी कॉमन थी 19th सेंचुरी तक। बिहार में, सेंट्रल इंडिया में और हर डिस्ट्रिक्ट में स्मेल्टर्स हमें मिल जाते थे जो कि आयरन ओर निकालते थे और उसको मैन्युफैक्चर करते थे और डेली के टूल्स में इस्तेमाल करते थे। फर्नेसेस मोस्ट ऑफन बिल्ड ऑफ क्ले, मिट्टी की बनी होती थी और उनको सुखाया जाता था। सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब जो ईट सन में सुखा करके ईटों से उसको बनाया जाता था। स्मेल्टिंग जो है मेन करते थे और वुमेन जो है बेलोज में, बेलो मतलब एक डिवाइस होती है जो हवा भरने का काम करती है, उस पर औरतें काम करती थी। पंपिंग एयर दैट कैन कीप द चारकोल बर्निंग, तो मतलब फूकनी बोलते हैं उसे, फूकनी से वो चारकोल को जलाती रहती थी औरतें बैठ करके। तो पहले तो ये बड़ा अच्छे से काम चलता था, फिर ब्रिटेन से आने लगा सारा का सारा स्टील आयरन वगैरह, तो सब इंडिया का तो सब खत्म ही कर दिया था। सेंट्रल इंडिया का विलेज वेयर द अगारी इज अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स लिव, तो अगारी यहाँ पर रहते हैं। तो सम कम्युनिटीज़ जैसे कि अगारी स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, तो अगारी आयरन स्मेल्टिंग काफ़ी अच्छे से करते हैं। लेट 19th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन्स आई। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी फैली और ड्राई टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो सूखे इलाके थे उनको बहुत बुरी हालत कर दी थी और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी सारे अगारिया आयरन स्मेल्टर्स ने काम करना बंद कर दिया, मतलब बिल्कुल काम नहीं कर पाए। वो अपने गांव से शहरों में गए ताकि वो सर्वाइव कर सकें इस पूरे टाइम को। लेट 19th सेंचुरी आते आते क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म सी होने लगी थी और गाँव की जो भट्टियाँ थी वो बिल्कुल खाली पड़ी रहने लगी। ज़्यादातर भट्टियाँ जो कि अब यूज़ नहीं हो रही थी एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन बाय द सिस्टम। तो ऐसा क्यों हुआ? अंग्रेज़ों की वजह से हुआ। एक रीज़न था नए फॉरेस्ट लॉज दैट यू हैव रेड। फॉरेस्ट लॉज देखिए वो लॉज होते हैं, ये भाई अंग्रेज़ों की परमिशन के बिना आप लोग अंदर नहीं जा सकते जंगलों में, उनके बिना आप बाहर नहीं निकल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए थे। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेज़ सरकार जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था उसने रोक दिया कि लोग फॉरेस्ट मेंटेन नहीं कर सकते। तो वो आयरन स्मेल्टर्स को चारकोल कहाँ से मिलेगा? देखिए चारकोल क्या होता है, जो लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के बाद जो बच जाता है वो चारकोल होता है। अगर लकड़ी लेने लोग जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पर जंगलों में, तो चारकोल कहाँ से बनेगा? चारकोल नहीं होगा तो आयरन वो कैसे बनेगा? और जो डिफाई करते थे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ते थे और जो एंटर ज़बरदस्ती सीक्रेटली कर पाते थे वही थोड़ी बहुत वुड ले करके आ पाते थे, बट इतना कम से कहाँ मतलब सस्टेन हो पाता ऑक्यूपेशन। तो जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो भी ख़त्म होते गए, काफ़ी लोगों ने अपना क्राफ्ट छोड़ दिया और दूसरी जगह काम धंधा ढूंढने को निकल पड़े। कुछ इलाकों में गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेस ग्रांट कर दी थी फॉरेस्ट की, मतलब कि भाई तुम जंगलों में जा सकते हो, बट आयरन स्मेल्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता था हाई टैक्स फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट को। अब या तो छुप के जाओ, वो बड़ा मुश्किल, अगर जाना है गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हाई टैक्स, तो वो टैक्स हर कोई तो दे नहीं पाता था, इसकी वजह से उनकी इनकम रिड्यूस हो जाती थी। 19th सेंचुरी में आयरन और स्टील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूरोप से आने लगी थी, तो इंडिया के जो स्मेल्टर्स हैं वो बर्तन बनाना और ये सब करना, वो बाहर से जो आयरन आता था ना उससे यूरोप से, उसका ही इस्तेमाल करने लगते थे, इसलिए दिस इनएविटेबली लोअर द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्टर। तो लोकल स्मेल्टर जो लोहा प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि बाहर से आ जाता था विदेशों से। तो अर्ली 20th सेंचुरी आते आते आर्टिसंस जो कि आयरन और स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुआ और एकदम से इंडस्ट्री जैसे खत्म सी हो गई। अब पता है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया में आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज किस तरीके से आई? ईयर 1904 इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल के टाइम में चार्ल्स वेल्ड अमेरिकन जियोलॉजिस्ट एंड ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है, टाटा तो राजी टाटा और अमेरिका के जियोलॉजिस्ट। देखिए जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि देखते हैं कि धरती में क्या क्या है, ज़मीन के अंदर क्या क्या है। सबसे बड़े सन थे ये जमशेदजी टाटा के और वो ट्रैवल कर रहे थे छत्तीसगढ़ में ताकि उनको आयरन कहीं पर मिल जाए। उन्होंने काफ़ी महीने और लगा दिए, काफ़ी महंगा उनको पड़ रहा था आयरन को ढूंढना ताकि वो वहाँ पर आयरन स्टील इंडस्ट्री लगा सके। जमशेदजी टाटा ने डिसाइड किया कि अपना काफ़ी सारा पैसा जो है वो इस आयरन स्टील इंडस्ट्री को लगाने में वो इन्वेस्ट करेंगे, बट ऐसा लग रहा था कि कोई भी फाइन क्वालिटी का आयरन ओर इंडिया में उनको मिल ही नहीं रहा था। एक दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे और काफ़ी सारे जंगलों में उन्होंने ट्रैवल किया, वेल्ड और दोराजी जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे वो एक छोटे से गांव में गए और देखा कि मैन और विमेन हैं जो कि बास्केट्स में टोकरियों में आयरन ओर भर करके लेकर के आ रहे हैं। और ये लोग कौन थे? ये थे अगारिया। अगारिया एक ट्राइब है।
ट्राइब मतलब आदिवासी लोग हैं ये जो जंगलों में रहते हैं छत्तीसगढ़ में। जब उनसे पूछा कि वो आयरन कहाँ से लेके आ रहे हैं तो अगारिया ने बताया कि एक हिल है पास में, वहाँ से लेकर के आ रहे हैं। वेल्ड और डोराबरी जो है उस हिल के पास पहुंचे, डेंस बहुत ही घना जंगल था, और फिर उसने जियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया तो पाया कि वहाँ पर जो है आयरन है। वो थी राजहारा हिल्स हैज द वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का वन ऑफ द सबसे अच्छा ओर्स वहाँ पे राजहारा हिल्स छत्तीसगढ़ में मिलता है। बट फिर भी प्रॉब्लम थी, रीजन काफ़ी सूखा हुआ था और वहाँ पे पानी की कमी थी, तो इसलिए पास में कोई नदी होनी चाहिए। तो टाटा ने जो है टाटा सर्च करते रहे ताकि कोई और अच्छा प्लेस मिल जाए। However, Agaria's helped in the discovery of source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट में जो अगरियाज ने जो बताया था ना कि वहाँ पर है हिल में, ये भिलाई स्टील प्लांट जो है बहुत बड़ा स्टील प्लांट है, वहाँ पे आयरन यहीं से जाता था। कुछ सालों बाद एक इलाका मिला डेंस फॉरेस्ट में जिसको साफ किया गया, तो वहाँ पे सुवर्ण रेखा रिवर मिल गई, तो पानी का सोर्स भी मिल गया। वहाँ पर फैक्ट्री लगाई गई और पूरी टाउनशिप, अब तो पूरा एक शहर है जमशेदपुर, और वहाँ पे बाद में वहाँ पे पानी की भी सप्लाई थी और आयरन डिपॉजिट्स भी थे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को जो आज टाटा ग्रुप बन चुका है, उसने 1912 में स्टील प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी थी। आज तो टाटा ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है। तो टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री सुवर्णरेखा रिवर के पास ये है। तो टिस्को वॉज सेटअप एट एन अपॉर्चुनेट टाइम, तो टिस्को एक बहुत अच्छे समय पर हुई थी स्टार्ट, क्योंकि लेट 19th सेंचुरी के आते आते इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग स्टील दैट वॉज इम्पोर्टेड इन ब्रिटेन। तो इंडिया जो है 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटेन से जो स्टील आ रही थी, ब्रिटेन से मतलब स्टील आती थी इंडिया में, और एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का, मतलब रेलगाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इससे क्या हुआ, काफ़ी बड़ा मार्केट मिल गया, क्योंकि रेलगाड़ियाँ बनाने के लिए तो स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, तो ब्रिटेन वो बना रहा था। बट धीरे धीरे इंडिया से भी जो है वो थोड़ा बहुत प्रोक्योर करने लगे। इनिशियली तो ब्रिटिश एक्सपर्ट जो है वो इंडियन रेलवेज में वर अनविलिंग टू बिलीव दैट द गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो उनको लगता था पहले तो कि अच्छी क्वालिटी की स्टील इंडिया में प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। बट फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई 1914 में। जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो ब्रिटेन तो बिजी हो गया विश्व युद्ध में। तो ये जो स्टील है इसकी सप्लाई टिस्को से हुई, टाटा स्टील से, और उस समय पर तो रेलवे में जो भी स्टील की ज़रूरत थी वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद वो टिस्को से ली गई, और कुछ सालों में ही टिस्को ने बहुत ही ज़्यादा शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर, बहुत सारे आप समझिए बहुत सारा सामान इन्होंने मैन्युफैक्चर किया वर्ल्ड वॉर के लिए। 1919 आते आते कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है उसने 90% शेयर्स जो है टिस्को के वो खरीद लिए, सॉरी शेयर्स नहीं खरीदे, जो स्टील टिस्को बना रही थी ना उसकी 90% स्टील तो गवर्नमेंट ही खरीद लेती थी। ओवर द टाइम टिस्को जो है बहुत ही बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर की, बिकम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का मतलब क्या है, इंडिया नहीं, पूरा ब्रिटिश एम्पायर, भाई बहुत बड़ा इलाका, तो बहुत ही बड़ी टिस्को कंपनी अब बन चुकी थी। तो एक्सपेंशन इन द एंड ऑफ द वॉर, तो एक्सपेंशन जब जंग खत्म हो गई टिस्को ने एक्सपैंड किया अपनी कैपेसिटी का, मतलब बहुत ज़्यादा ये अब स्टील बनाने लगे थे। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन अकर्ड ओनली व्हेन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया डिक्लाइन। तो देखिए जैसे कि स्टील जब बाहर से आनी कम हो गई तो यहाँ की स्टील इंडस्ट्री बढ़ी इंडिया की। इसी तरीके से कॉटन का भी यही हुआ, जब बाहर से वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन से जो कपड़ा आना कम हुआ तब जा करके यहाँ पर इंडिया का कपड़ा पॉपुलर हुआ। उस समय पर खादी पहनो वाला आंदोलन भी चल रहे थे, हमारे देश के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो कह रहे थे कि अपने देश का बना हुआ कपड़ा पहनो, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट चला और उससे इंडस्ट्रियल क्लास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। तो मतलब कि स्वदेशी पहनो, अपने देश का पहनो, और गवर्नमेंट से डिमांड की जाने लगी कि भाई जो बाहर से कपड़ा आ रहा है, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, उस पर ड्यूटी लगाओ, उस पर टैक्स लगाओ। तो स्ट्रगलिंग टू रिटेन कंट्रोल ओवर इंडिया, बट ब्रिटिश तो अपना ट्राई कर रहे थे कि इंडिया पे कंट्रोल बना के रखें। ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर भी कुछ डिमांड्स माननी पड़ी ताकि वो राज करते रहें। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।